दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लड़के के बारे में सुना है जो अपने बदन को रबर की तरह खींच सकता है? नहीं, ये कोई योगा टीचर नहीं है और ना ही इसने बचपन में बहुत सारा च्युइंगम निगल लिया था। ये है लूफी, जिसका सपना है दुनिया का सबसे बड़ा सी किंग यानी समुद्री लुटेरा बनना। पर ट्विस्ट ये है कि जिसे समुंदर पर राज करना है, उसे ही तैरना नहीं आता। अब एक ऐसा बंदा जो पानी में पत्थर की तरह डूब जाता है, वो किंग कैसे बनेगा? चलो शुरू से शुरू करते हैं इस स्ट्रेची कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है हमारे छोटे से लूफी से, जो देखने में तो क्यूट है पर दिमाग से पूरा जिद्दी। लूफी का सिर्फ एक ही गोल था, ग्रेट पायरेट बनना, और उसकी इस आग में घी डालने का काम करते हैं रेड हेड शैंक्स। शैंक्स एक कूल, बिंदास और बड़े दिल वाले पायरेट हैं जो विंडमिल विलेज के डॉक पर अपना जहाज खड़ा करते हैं। लूफी दौड़ा दौड़ा शैंक्स के पास जाता है और कहता है, भाई मुझे भी अपनी गैंग में ले लो, मैं भी लूट मार करूंगा। लेकिन शैंक्स उसे देखकर ऐसे हंसते हैं जैसे हम किसी छोटे बच्चे को सरकारी नौकरी की बातें करते हुए देखते हैं। शैंक्स उसे समझाते हैं कि बेटा, पायरेटिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ असली मर्द चाहिए होते हैं। शैंक्स अपने चेहरे के पुराने निशान दिखाते हुए कहते हैं कि ये रास्ता खतरनाक है, पर लूफी वो तो ठहरा ढीठ। अपनी मर्दंगी प्रूफ करने के लिए वो एक चाकू उठाता है और डायरेक्ट अपने गाल पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। भाई ने खुद को ही जख्मी कर लिया ताकि शैंक्स को लगे कि ये तो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है। शैंक्स बेचारे परेशान हो गए कि ये कैसा नमूना है। अब लूफी के गाल पर टांके लग रहे हैं और वो दर्द से कराह रहा है, पर ईगो तो अभी भी आसमान पर है। शैंक्स उसे समझाते हैं कि मर्द बनने के लिए चोट के निशान नहीं बल्कि उनसे मिला सबक जरूरी है। लूफी गुस्से में बार में बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र एक अजीब से बॉक्स पर पड़ती है। बॉक्स के अंदर था एक डेविल फ्रूट, एक ऐसा फल जिसे खाने के बाद इंसान को मिल जाती है सुपर नेचुरल पावर्स, पर बदले में समुंदर उससे उसकी तैरने की काबिलियत छीन लेता है। यानी पावर्स तो मिलेंगी, पर पानी में गए तो खत्म। लूफी, जिसे भूख और गुस्सा दोनों लग रहे थे, उस फल को बिना सोचे समझे ऐसे खा जाता है जैसे कोई मुफ्त का समोसा खा रहा हो। तभी बार में एंट्री होती है एक छपरी गुंडे की, जिसका नाम था हिगुमा। हिगुमा वहां आकर शैंक्स की बेइज्जती करने लगता है, उनके ऊपर शराब गिरा देता है और बदतमीजी की सारी हदें पार कर देता है। हमें लगा शैंक्स अभी अपनी तलवार निकालकर इसका हलवा बनाएंगे, पर नहीं, शैंक्स तो एकदम गांधीवादी निकले। वो बस हंसते रहे और कांच के टुकड़े साफ करने लगे। लूफी को यह देखकर इतना गुस्सा आया कि वो वहां से जाने लगा, पर जैसे ही शैंक्स ने उसका हाथ पकड़ा, लूफी का हाथ किसी 20 फुट लंबे रबर बैंड की तरह खिंच गया। अब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लूफी बन चुका था एक रबर मैन। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है 22 साल पहले। ये वो वक्त था जब ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हुई थी। समुंदर के सबसे बड़े डॉन यानी गोल्ड रॉजर को पकड़ लिया गया था। नेवी ने पूरे तामझाम के साथ उसे फांसी देने की तैयारी की थी ताकि लोग डर जाएं। पूरे शहर की भीड़ वहां जमा थी। फांसी से ठीक पहले भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर पूछा, ए रॉजर, तेरा वो खजाना वन पीस कहाँ है? रॉजर ने मौत के मुंह में खड़े होकर भी ऐसी हंसी हंसी कि नेवी वालों की फट गई। उसने कहा, मेरा खजाना चाहिए तो जाओ ढूंढ लो, मैंने सब कुछ उस समुंदर में छोड़ दिया है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही हर किसी का दिमाग घूम गया और हर दूसरा बंदा घर से झोला उठाकर पायरेट बनने निकल पड़ा। हर किसी को वो वन पीस चाहिए था ताकि वो अगला किंग बन सके। वापस आते हैं प्रेजेंट में। लूफी अकेला बार में बैठा था, तभी हिगुमा फिर से आ जाता है। लूफी उसे शैंक्स से माफी मांगने को कहता है, पर हिगुमा उसे उठाकर समुंदर के बीच में ले जाता है। लूफी छटपटाने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता और ऊपर से डेविल फ्रूट का श्राप। हिगुमा उसे पानी में फेंकने ही वाला था कि तभी समुंदर की लहरों के बीच से निकलता है एक खौफनाक सी किंग, एक विशालकाय सांप जैसा मॉन्स्टर। वो एक ही झटके में हिगुमा और उसकी नाव को गुल कर जाता है। लूफी पानी में डूब रहा है, उसकी सांसें थम रही हैं और मौत उसके एकदम करीब है। उसे लगता है कि उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, पर तभी लहरों को चीरते हुए कोई उसके पास आता है। ये कोई और नहीं बल्कि शैंक्स थे। शैंक्स ने सही वक्त पर पहुंचकर लूफी को अपनी बाहों में भर लिया। मॉन्स्टर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शैंक्स उसे अपनी एक ही निगाह से ऐसा डराते हैं कि वो मॉन्स्टर दुम दबाकर भाग जाता है। लूफी तो बच गया, पर जब उसने शैंक्स की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि शैंक्स ने उसे बचाने के चक्कर में अपना बायां हाथ हमेशा के लिए खो दिया था। जी हाँ, वो विशाल सी किंग मॉन्स्टर शैंक्स का एक हाथ कच्चा चबा गया था। खून बह रहा था, पानी लाल हो चुका था, पर शैंक्स के चेहरे पर डर का एक कतरा तक नहीं था। उसने उस मॉन्स्टर की आंखों में ऐसी मौत वाली घूर यानी हाकी डाली कि बेचारा मॉन्स्टर भी सोचने लगा होगा, भाई गलती हो गई, मुझे जिंदा छोड़ दो, और दुम दबाकर वहां से निकल लिया।
लूफी को जब इस बात का एहसास होता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसके हीरो ने अपना हाथ खो दिया। पर शैंक्स बड़े प्यार से कहते हैं, रोने की ज़रूरत नहीं है लूफी, ये तो बस एक छोटा सा हाथ है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तू जिंदा है। ये एक सीन लूफी की सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। कुछ दिनों बाद शैंक्स और उसकी टोली अपना आखिरी सफ़र शुरू करने के लिए डॉक पर तैयार थे। लूफी अब उदास नहीं था। उसने रोते हुए नहीं बल्कि एक मर्द की तरह शैंक्स के सामने खड़े होकर कसम खाई, वो एक दिन अपना खुद का जहाज बनाएगा, अपनी एक फाड़ू क्रू बनाएगा और दुनिया का सबसे महान पायलट बनकर दिखाएगा। शैंक्स को उस छोटे से जिद्दी लड़के के अंदर एक सच्चा कप्तान दिखाई दिया। इसलिए उसने अपने सर की वो अजीज स्ट्रॉ हैट यानी घास की टोपी उतारी और लूफी के सर पर पहना दी। शैंक्स ने उससे एक पक्का वादा लिया, जब तू एक महान पायलट बन जाएगा तब मुझे मेरी ये टोपी वापस करने आना। और इस तरह शैंक्स अपना आखिरी अलविदा कहकर वहां से निकल गया। अब टाइम मशीन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पूरे 10 साल बीत चुके हैं और हमारा छोटा लूफी अब एक जवान लड़का बन चुका है। उसने अपना ग्रैंड सफ़र शुरू कर दिया है, पर उसकी हालत देखकर आपको रोना आ जाएगा। पायरेट किंग तो छोड़ दो, भाई को एक चप्पू चलाना भी ठीक से नहीं आता। ना उसके पास कोई क्रू थी, ना कोई जहाज, बस एक छोटी सी नाव थी जो समुंदर के बीच में अचानक से लीक होने लगती है और डूब जाती है। अब क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया था तो तैरना उसे आता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वो एक बड़े से खाली ड्रम के अंदर घुस जाता है और समुंदर के भरोसे बहने लगता है। वहीं ऊपर तैरते हुए ये ड्रम एक बेहद खतरनाक और मोटी लुटेरी के जहाज के पास आ जाता है। इस लुटेरी का नाम था अलविदा। अलविदा का खौफ इतना था कि उसके आदमी उसके सामने सांस भी आवाज करके नहीं लेते थे। उसके सर पर 5 मिलियन बेरी का इनाम था और सबसे मज़ेदार बात, वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानती थी। जो इस बात से इनकार करता उसका सर वो अपनी लोहे की गदा से फोड़ देती थी। उसी वक्त उसकी गैंग के आदमी समुंदर से उस लूफी वाले ड्रम को उठाकर अपने जहाज पर रख लेते हैं। इसी जहाज पर अलविदा ने एक बेचारे डरपोक लड़के को अपना गुलाम बना रखा था, कोबी दिन रात वहां पोछा मारता था और डर डर के जीता था। कोबी उसी स्टोर रूम में जाता है जहां वो ड्रम रखा हुआ था। जैसे ही उसकी गैंग का एक बंदा उस ड्रम को खोलने की कोशिश करता है, धड़ाम, ड्रम जोर से फटता है और अंदर से लूफी उबासी लेते हुए ऐसे निकलता है जैसे 10 घंटे की गहरी नींद पूरी करके उठा हो। गुंडे डर के मारे पीछे गिर जाते हैं और कोबी का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। लूफी बाहर आते ही इधर उधर देखता है और कहता है, भाई भूख लगी है, खाना कहाँ है। उस लाइफ एंड डेथ वाले माहौल में भी उसको सिर्फ पेट पूजा की पड़ी थी। लूफी और कोबी एक कॉर्नर में बैठते हैं जहां कोबी बताता है कि वो कैसे इस मुसीबत में फंसा और कैसे वो अलविदा से बहुत डरता है। लूफी, जो एक नो नॉनसेंस बंदा है, सीधे कोबी के मुंह पर कहता है कि वो महान पायरेट किंग बनने वाला है। कोबी हंसने लगता है कि ये तो नामुमकिन है, पर लूफी उसे याद दिलाता है कि बिना सपने देखे जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं। तभी वहां छत तोड़कर अलविदा टपक पड़ती है। अलविदा अपनी भारी गदा लेकर लूफी पर हमला करती है, पर लूफी तो रबर का था। अलविदा का जोरदार हमला उसके रबर के सर पर पड़ता है और बिना कोई नुकसान पहुंचाए बाउंस हो जाता है। अलविदा शॉक में थी, पर लूफी ने अपना पहला और लेजेंडरी मूव निकाल लिया, गम गम पिस्टल। उसका हाथ रबर बैंड की तरह पीछे की तरफ स्ट्रेच होता है और एक सॉलिड मुक्का सीधा अलविदा के मुंह पर जाकर बचता है। अलविदा एक रॉकेट की तरह उड़ती हुई जहाज से दूर समुद्र में जा गिरती है। लूफी और कोबी फटाफट एक छोटी नाव लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। उधर कहानी हमें एक नए आइलैंड पर ले जाती है, सिक्सिस आइलैंड। वहां जंगल के बीच एक अकेले और बेखौफ इंसान का इंट्रो होता है। ये है रोरो रोनो जोरो, एक पायरेट हंटर जो 3 तलवारें चलाने के लिए फेमस है। वो अपनी तलवारें साफ कर रहा था, तभी बरोक वर्क्स नाम की गैंग का एक बंदा मिस्टर 7 उसे अपनी टोली ज्वाइन करने का ऑफर देता है। पर जोरो तो अपने ही स्वैग में रहता है। वो मना कर देता है और कहता है, अगर मैं आऊंगा तो मैं बॉस बनूंगा, तुम्हारा चेला नहीं। मिस्टर 7 ईगो पर ले लेता है और जोरो पर हमला कर देता है, पर जोरो को इसका पहले ही अंदाजा था। वो अपनी एक तलवार निकालता है और एक ही फ्लैश में उस बेचारे मिस्टर 7 का टिकट कटा देता है। मिस्टर 7 वहीं ढेर हो जाता है। वापस आते हैं समुंदर की लहरों के बीच हमारी छोटी नाव पर। लूफी और कोबी सफर कर रहे थे। लूफी कोबी से उसके सच्चे सपने के बारे में पूछता है। कोबी थोड़ा डरते हुए बताता है कि वो हमेशा से एक नवी सोल्जर बनना चाहता था ताकि वो अलविदा जैसे बुरे लोगों को पकड़ सके, पर उसे लगता है कि वो बहुत कमजोर है।
लुफी उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारता है और कहता है हिम्मत ला अपने अंदर। कोबी में जोश आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो डरना छोड़ देगा। ये देखकर लुफी अपनी वही सिग्नेचर रबर वाली स्माइल देता है और कहता है चल ठीक है, अब हम चलते हैं उस तगड़े तलवारबाज रोरो रोनो जोरो को ढूंढने, क्योंकि लुफी को उस तगड़े तलवारबाज को अपनी नई क्रू का पहला मेंबर बनाना था। पर क्या वो शातिर और अकड़ू जोरो इस बेवकूफ रबर बॉय के साथ जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, पर उससे पहले लुफी और कोबी को पहुंचना था नेवी बेस। कोबी को अपना नेवल ड्रीम पूरा करना था और लुफी को जोरो को ढूंढना था। रास्ते में लुफी कोबी से कहता है, भाई मुझे ना सीधा ग्रैंड लाइन ले चल, मुझे वहां से नक्शा मिल जाएगा और तू अपनी नेवी में भर्ती हो जाना। ये सुनते ही कोबी का दिमाग चकरा जाता है। भाई तू पागल है क्या? कोबी चिल्लाता है। ग्रैंड लाइन उसे लुटेरों का कब्रिस्तान कहते हैं। वहां के मॉन्स्टर और ऊंची लहरें किसी भी जहाज को पल भर में कचरा बना देती हैं। आज तक जो भी वहां गया है कभी वापस नहीं आया। पर हमारा लुफी तो अलग ही मिट्टी का बना था। उसने बड़े आराम से कहा, हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो पायरेट किंग बनना है, उसके लिए वहां जाना तो पड़ेगा ही ना। ये कहकर लुफी आराम से नाव में ही सो जाता है और बेचारा कोबी डरी सहमी हालत में चप्पू चलाता रहता है। अब समंदर के इसी रास्ते पर एंट्री होती है एक नए किरदार की, नामी। नामी एक छोटी सी नाव में बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर दो लुक्खे पायरेट सोचते हैं, वाह भाई फ्री का माल। वो उसकी नाव में घुस जाते हैं सोचकर कि कोई बड़ा खजाना हाथ लगेगा। पर नामी तो उनसे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। वो अचानक से होश में आती है और उन दोनों बेवकूफ़ों को ऐसी पट्टी पढ़ाती है कि उन्हें ही बेवकूफ़ बनाकर उनकी नाव लेकर निकल लेती है। नामी जो एक एक्सपर्ट चोर है, उसकी मंजिल भी शेल्स टाउन ही थी। उधर शेल्स टाउन पहुंचते ही लुफी और कोबी शहर घूमने निकलते हैं। दीवारों पर बड़े बड़े गुंडों के वांटेड पोस्टर लगे थे, जैसे अलविदा और बगी द क्लाउन। लुफी उन पोस्टरों को देखकर परेशान हो जाता है। नहीं, इसलिए नहीं कि वो खतरनाक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका खुद का पोस्टर वहां नहीं था। भाई को अपनी छाप छोड़ने की बड़ी जल्दी थी। खैर, इस टेंशन को दूर करने के लिए लुफी को लगती है भूख और वो दोनों पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट। उसी रेस्टोरेंट में जोरो भी पहुंचा हुआ था। वो अपने कंधे पर एक बोरा लादे लाया था। इस बोरे में और कोई नहीं बल्कि वो मिस्टर 7 था, जिसका जोरो ने अभी अभी गेम बजाया था। जोरो यहाँ उसका इनाम लेने आया था। तभी एक छोटी सी क्यूट लड़की रिका जोरो के लिए कुछ राइस बॉल्स यानी चावल के लड्डू लेकर आती है। पर किस्मत खराब, रिका गलती से एक लंबे सुनहरे बालों वाले नखरेले लड़के से टकरा जाती है और चावल नीचे गिर जाते हैं। ये लड़का था हेलमेप्पो, शहर के नेवी कैप्टन मॉर्गन का बेटा। हेलमेप्पो का बस चले तो वो हवा में सांस लेने का भी टैक्स लगवा दे। हेलमेप्पो गुस्से में उन राइस बॉल्स को अपने जूते से कुचल देता है। जोरो को ये देखकर इतना गुस्सा आता है कि उसकी तलवार की धार फरफराने लगती है। पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके जोरो उस कुचले हुए चावल को उठाकर खा लेता है और रिका से कहता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। हेलमेप्पो ये देखकर और चढ़ जाता है। वो अपनी बकवास शुरू ही करता है कि जोरो बिना कुछ कहे एक जोरदार पंच से उसको जमीन पर लिटा देता है। बाकी नेवी वाले हमला करते हैं, पर जोरो उन्हें मक्खी की तरह उड़ा देता है। हेलमेप्पो डाह के मारे चिल्लाता है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, मैं उसे कहकर तुझे फांसी चढ़वा दूंगा। और सच में हेलमेप्पो अपने बाप कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन के पास पहुंच जाता है। मॉर्गन एक ऐसा इंसान था जिसके एक हाथ की जगह एक बड़ी सी लोहे की कुल्हाड़ी लगी थी। उसके डर से उसके अपने सेना वाले भी कांपते थे। मॉर्गन जोरो को बुलाता है और कहता है, तूने मेरी फौज पर हाथ उठाया है, अब तू मेरी फौज ज्वाइन कर ले और हमारा गुलाम बन जा। जोरो इस बात पर हंसते हुए मना कर देता है और कहता है, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर अपनी सजा काटूंगा। मुझे 7 दिन तक धूप में बांध कर रखो, बिना खाने पीने के। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं आजाद। मॉर्गन उसकी ये हिम्मत देखकर मान जाता है। जोरो को मैदान में एक खंबे से बांध दिया जाता है। हेलमेप्पो आकर जोरो को फिर चढ़ाता है, पर जोरो उसे कहता है कि वो उसकी कोई बात नहीं मानेगा। कुछ देर बाद लुफी उसी मैदान में घूमते फिरते पहुंच जाता है। खंबे से बंधे जोरो को देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे तू तो वही 3 तलवार वाला आदमी है ना, यहाँ क्या कर रहा है? जोरो चिढ़कर कहता है, मैं यहाँ धूप सेक रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा। पर लुफी तो लुफी है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ किसी को बचाने नहीं आया, मैं तो नए पायरेट किंग बनने की तैयारी कर रहा हूँ और सोच रहा था तुझे अपनी क्रू में रख लूँ। जोरो हंसने लगता है, पायरेट किंग, मैं तेरे साथ किसी लुटेरों की टोली में नहीं आने वाला। उधर बेस के अंदर नामी नेवी की ड्रेस पहनकर उनके लाइब्रेरी में घुस जाती है। वो ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रही थी, पर उसे पता चलता है कि असली नक्शा तो मॉर्गन के ऑफिस की तिजोरी में रखा है। तभी एक असली सोल्जर उसे पकड़ लेता है, पर नामी अपनी लाठी निकालकर उस सोल्जर को वहीं ढेर कर देती है।
वहीं लूफी भी पहुंच जाता है और नामी की ये निंजा टेक्निक देखकर खुश हो जाता है और सीधा उसे अप्रोच करता है। पर तभी रास्ते में इनका सामना सीधा उस बेस के सबसे खतरनाक इंसान यानी कैप्टन मॉर्गन से हो जाता है। अब नामी यहाँ ऐसी गजब की ओवर एक्टिंग शुरू करती है जो किसी बॉलीवुड एक्टर को भी शर्म दिला दे। वो लूफी को ऐसे कॉलर से पकड़ लेती है जैसे उसने ही इस आतंकी को अरेस्ट किया हो। मॉर्गन, जिसका दिमाग उसके मेटल के जबड़े से भी ज्यादा खोखला है, इस सस्ती नौटंकी पर यकीन कर लेता है और उन्हें आगे जाने देता है। पर असली खेल तो अभी बाकी था। किसे पता था कि बात करते करते नामी ने मॉर्गन की जेब से उसके ऑफिस की चाबियां भी गायब कर ली थी। भाई, इस लड़की के हाथ में अलग ही जादू है। नजर हटी और सामान गायब। लूफी इसकी इस चोरी वाली स्किल से इतना इम्प्रेस होता है कि तुरंत उसे अपने पायरेट क्रू में शामिल होने का वीआईपी ऑफर दे डालता है। पर नामी 1 सेकंड में उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, मुझे तुम जैसे छपरी और बदबूदार समुद्री लुटेरों से सख्त नफरत है। पर अपना लूफी कहाँ मानने वाला था। वो बस एक बेशर्म स्माइल देता है क्योंकि उसके दिमाग में रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। दोनों मॉर्गन के आलीशान ऑफिस में घुसते हैं और अंदर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब शुरू होता है खजाने की खोज। तभी लूफी की नजर दीवार पर लगी एक अजीब सी मरीन लोगो वाली पेंटिंग पर पड़ती है। वो थोड़ा दिमाग लगाता है, जो कि उसके पास वैसे ही बहुत कम है, और एक सीक्रेट मैकेनिज्म दबा देता है। पेंटिंग हटती है और पीछे से एक चमचमाती हुई तिजोरी बाहर आ जाती है। उधर मॉर्गन जब लाइब्रेरी पहुंचता है तो वहां अपने 2 गार्ड्स को फर्श पर लोटते हुए देखकर उसको करंट लग जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई फर्जी नेवी ऑफिसर उसके बेस में घुस चुका है। तुरंत पूरे बेस में इमरजेंसी हूटर बजने लगते हैं। इधर ऑफिस में नामी की हालत टाइट हो जाती है। वो जल्दी जल्दी तिजोरी का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है, पर तभी बाहर से दरवाजे पर धर धर ठोके पड़ने लगते हैं। मॉर्गन अपनी उसी बड़ी सी लोहे की कुल्हाड़ी वाले हाथ से दरवाजा तोड़ने पर तुला था। अब लूफी देखता है कि टाइम कम है और लॉक टूट नहीं रहा। वो सीधा तिजोरी पर झुकता है और अपने हाथों को खींचता है। उसके हाथ किसी रबर बैंड की तरह लंबे हो जाते हैं। नामी ये देखकर वहीं सदमे में फ्रीज हो जाती है कि भाई, ये सामने इंसान खड़ा है या कोई चलती फिरती च्युइंगम। लूफी अपना पूरा जोर लगाता है और अगले ही पल तिजोरी जमीन से उखड़ जाती है। पर पीछे की तरफ झटका लगने की वजह से लूफी, नामी और वो भारी तिजोरी तीनों सीधे खिड़की तोड़कर टावर से नीचे जमीन पर आकर धम से गिरते हैं। नीचे गिरते ही उनका स्वागत होता है दर्जनों नेवी सोल्जर से, जो हथियारों के साथ वहां उनका वेट कर रहे थे। अब चालू होता है इनका असली एक्शन। नामी अपनी लाठी से गांड्स की हड्डियां तोड़ रही थी और लूफी अपने रबर वाले मुक्कों से सबको हवा में उड़ा रहा था। पर दुश्मन मक्खियों की तरह बढ़ते ही जा रहे थे। तभी वहां एंट्री होती है हमारे ग्रीन हेयर वाले जोरो की। पहले तो वो नखरे दिखाता है कि मैं इनकी मदद क्यों करूं, पर जब देखता है कि भीड़ ज्यादा है तो वो भी अपनी 3 तलवारें निकालकर मैदान में कूद पड़ता है। अब तीनों मिलकर वहां नेवी वालों का अचार बना रहे थे। तभी इस पूरे क्राउड को चीरते हुए फाइनल बॉस की एंट्री होती है, कैप्टन मॉर्गन। वो बड़ी चौड़ में आकर कहता है कि तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। वो लंबी लंबी फेंकना शुरू करता है कि उसने ही अकेले कुरो जैसे खतरनाक पायरेट को हराया था। जोरो को उसकी ये फालतू ईगो बर्दाश्त नहीं होती और वो सीधा मॉर्गन पर अटैक कर देता है। पर सच में मॉर्गन का वो कुल्हाड़ी वाला हाथ बहुत पावरफुल था। वो एक ही झटके में जोरो को पीछे फेंक देता है। पर अब बारी थी लूफी की। जोरो और नामी मिलकर बाकी गार्ड्स को क्लियर करते हैं और लूफी हवा में उछलकर एक ऐसी जोरदार फ्लाइंग किक मॉर्गन के मुंह पर जड़ता है कि उसके लोहे के जबड़े का भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। मॉर्गन ढेर और ये बॉस फाइट वहीं खत्म। ये तीनों जल्दी से उस भारी तिजोरी को उठाते हैं और नामी की छोटी सी नाव पर लोड कर देते हैं। जैसे ही निकलने वाले होते हैं, वहां वो कटोरा कट बालों वाला हेलमेप्पो दोनों हाथों में गन लेकर आ जाता है। वो कांपते हाथों से उन पर बंदूक तानता है। जोरो उसके इस घटिया हेयरकट का मजाक उड़ाता है और जैसे ही हेलमेप्पो गुस्से में गोली चलाने लगता है, पीछे से कोबी आकर उसके सर पर एक जोरदार पंच मारता है। हेलमेप्पो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। लूफी खुश होकर कोबी को भी अपने साथ अपनी पायरेट शिप पर चलने को कहता है, पर कोबी बना कर देता है। उसका सपना अभी भी एक सच्चा और अच्छा नेवी ऑफिसर बनने का था। लूफी उसके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। दोनों दोस्त की तरह अलविदा कहते हैं और लूफी, जोरो और नामी अपनी नाव लेकर उस आजाद समुद्र में निकल जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है वाइस एडमिरल गाप के एक मैसिव वॉरशिप पर। उसे कॉल पर इस पूरी तबाही की रिपोर्ट मिलती है। जब गाप को पता चलता है कि ये सब एक स्ट्रॉ हैट पहनने वाले लड़के ने किया है, तो उसके चेहरे का अजीब सा रिएक्शन देखने लायक था। वो तुरंत अपने जहाज को वापस शेल्स टाउन की तरफ मोड़ने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी मुलाकात एक नए नमूने से होती है, बगी द क्लाउन, एक क्रीपी सा जोकर जिसका पायरेट ग्रुप भी उस नक्शे को ढूंढ रहा था।
जब उसके आदमी उसको आकर बताते हैं कि कोई और उस नक्शे को पहले ही चुरा ले गया है, तो बगी का दिमाग गुस्से से फट पड़ता है। वो ऑर्डर देता है कि उस नक्शे के लिए उसे कितनी भी जाने क्यों ना लेनी पड़े, वो नक्शा उसे हर हाल में वापस चाहिए। अब लौटते हैं हमारे हीरो की तरफ। रात का वक्त था। नाव पर नामी सक्सेसफुली उस तिजोरी का लॉक खोल लेती है और उसमें से फाइनली निकलता है ग्रैंड लाइन का मैप। लूफी खुशी से उछल पड़ता है, पर जब नामी पूछती है कि ग्रैंड लाइन जाना किधर है, तो लूफी का थोबड़ा ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि उसको मैप पढ़ना ही नहीं आता। नामी अपना सर पीट लेती है और फिर एक लकड़ी के टेबल पर चौक से पूरी दुनिया की ज्योग्राफी समझाती है। 4 समुद्र, बीच में पूरी दुनिया को बांटने वाली रेड लाइन, और उसे क्रॉस करती हुई दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी ग्रैंड लाइन, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक लुटेरे और बदलते हुए मौसम का आतंक है। लूफी इन खतरों का नाम सुनकर डरने के बजाय और ज्यादा पागल हो जाता है। वाह, वन पीस यही मिलेगा। नामी उसे समझाती है कि पिछले 22 सालों में किसी को वो खजाना नहीं मिला, वन पीस सिर्फ एक अफवाह है। पर लूफी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि जब वो उसे ढूंढ लेगा तब तो उसे विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन इनकी ये बातें अभी चल ही रही थी कि अचानक उनकी नाव के ठीक ऊपर आसमान से लाल रंग के स्मोक बॉम्ब्स आकर गिरने लगते हैं। पहले उन्हें लगता है कि शायद नेवी ने अटैक किया है, पर यह धुआं कोई आम धुआं नहीं था। ये एक तरह की बेहोशी की गैस थी जो बगी के आदमियों ने फेंकी थी। नाव पर लाल धुआं पूरी तरह भर जाता है और तीनों के होश उड़ने लगते हैं। पर लूफी अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत जोड़कर एक ऐसी हरकत करता है जो कोई नॉर्मल इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। वो उस ग्रैंड लाइन के नक्शे को गोल करके सीधा अपने पेट में निगल लेता है। जब उनकी आंख खुलती है तो तीनों खुद को एक अंधेरे और बड़े से लकड़ी के बक्से में पैक पाते हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो उनका दिमाग घूम जाता है। वो किसी बेस में नहीं बल्कि एक सस्ते और रंग बिरंगे सर्कस टेंट के अंदर थे, और उनके सामने खड़ा था इस इलाके का सबसे बड़ा नमूना, बगी द क्लाउन, एक अजीब सा क्रीप जोकर जिसने पूरे गांव वालों को वहां अपना बंधक बना रखा था। वो बेचारे गांव वाले डर के मारे रो रहे थे और बगी उनसे जबरदस्ती अपने घटिया और पकाऊ जोक्स पर तालियां बजवा रहा था। भाई सच बताऊं तो मौत इससे ज्यादा आसान लगती है। बगी अपने औकात पर आता है और चिल्लाकर पूछता है, बताओ ग्रैंड लाइन का नक्शा कहां है? पर तीनों एकदम शांत। मौका देखकर नामी चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करती है। बाहर आकर वो देखती है कि इस नालायक जोकर की गैंग ने पूरे गांव को तोड़ फोड़ कर कचरा बना दिया है। पर इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, बगी के चमचे उसे पकड़कर वापस अंदर ले आते हैं। अब तीनों पक्के वाले ट्रैप में थे। इन लुटेरों ने जोरो को एक खंबे से कसकर बांध दिया और नामी को एक गोल पिंजरे में डाल दिया। बगी को पहले से पता चल चुका था कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है और उसकी बॉडी रबर की है, इसलिए उसके आदमी लूफी के हाथ और पैरों को चिंगम की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगते हैं। पर अपना लूफी कहां बोलने वाला था, उसने तो नक्शा पहले ही पचा लिया था। जब बगी को गुस्सा आता है तो वो सामने बैठे एक छोटे से बच्चे को मारने की धमकी देता है। बस यहां लूफी का दिमाग खराब हो जाता है। वो एक जोर का झटका मारता है और अपने हाथों को आजाद करके सीधा बगी के थोबड़े पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। पंच इतना भयानक था कि बगी का सिर उसके धड़ से उखड़कर दूर जा गिरता है। सब शॉक्ड। पर तभी एक हॉरर मूवी वाला ट्विस्ट आता है। जमीन पर पड़ा बगी का कटा हुआ सिर अचानक हंसने लगता है। बगी चिल्लाता है, मैंने भी डेविल फ्रूट खाया है, चॉप चॉप फ्रूट। इस जोकर की शक्ति ये थी कि ये अपने शरीर के कितने भी टुकड़े कर ले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही सेकंड पीछे से बगी का एक उड़ता हुआ हाथ आता है और लूफी को धोखे से बेहोश कर देता है। जब लूफी को होश आता है तो वो एक कांच के वाटर टैंक में लॉक था जिसमें तेजी से समुंदर का खारा पानी भर रहा था। समुंदर का पानी डेविल फ्रूट वालों की सबसे बड़ी वीकनेस है। इसमें जाते ही उनकी सारी ताकत जीरो हो जाती है। लूफी अंदर डूबने लगता है और उसकी सांसें टूटने लगती है। उधर पिंजरे में नामी ने अपना दिमाग चलाया। वो पहले से ही अपने जूते में एक लॉक पिक पिन छुपा कर लाई थी और चुपचाप ताला खोल रही थी। तभी वहां कबाजी नाम का एक छपरी सोर्ड्समैन आता है। वो देखता है कि जोरो बंधा हुआ है तो कुत्ता पंती पर उतर आता है और उस पर खंजर फेंकने लगता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, नामी का पिंजरा खुल जाता है। वो बाहर निकलते ही अपनी लाठी से कबाजी के मुंह पर एक ऐसा जोरदार शॉट मारती है कि उसके थोड़े बहुत दांत अंदर चले जाते हैं। बिना एक सेकंड वेस्ट किए नामी अपनी लाठी से उस कांच के टैंक को तोड़ देती है। कचरा पानी बह जाता है और लूफी लंबी सांस लेता है।
लूफी को टैंक से बाहर आते ही सिर्फ एक चीज की टेंशन थी, उसकी प्यारी स्ट्रॉ हैट जो जमीन पर पड़ी थी, जिसे वो किसी हाल में खोना नहीं चाहता था। वहां बगी फॉर्म में आ जाता है। वो गुस्से में अपने शरीर के दर्जनों टुकड़े करके हवा में उड़ाने लगता है। अब हवा में उड़ते हुए हाथ, पैर और हथियार तीनों पर अटैक करने लगते हैं। पर जोरो और नामी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्हें वहां खाली लकड़ी के बक्से दिखते हैं। जैसे ही बगी के टुकड़े आगे आते, जोरो और नामी उन्हें हवा में ही पकड़कर उन बक्सों में लॉक करने लगते। एक हाथ अंदर, लॉक, दूसरा पैर अंदर, लॉक। कुछ ही सेकंड में बगी का पूरा शरीर अलग अलग बक्सों में पैक हो जाता है। जमीन पर अब सिर्फ बगी का सिर, दोनों पंजे और जूते बचे थे। वो एक 1.5 फुट का बौना जोकर बन चुका था। लूफी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है और चिल्लाता है, गम गम बजूका। दोनों हाथों से एक ऐसी भयानक टक्कर बगी के मुंह पर पड़ती है कि वो छोटा बगी रॉकेट की तरह उड़ता हुआ आसमान में गायब हो जाता है। मैदान साफ। अब लूफी मुस्कुराता है और गंदी तरह खांसते हुए अपने पेट से उस ग्रैंड लाइन के नक्शे को उगलकर बाहर निकालता है। वो थूक से भरा गीला नक्शा वो नामी को थमा देता है और कहता है, आज से तुम मेरी ऑफिशियल नेविगेटर हो। उसके बाद तीनों ने उन बंधक गांव वालों को आज़ाद किया। खुशी से पागल गांव वाले उन्हें सफ़र के लिए फ्रेश ब्रेड और खाना देते हैं। तीनों अपनी नाव लेकर उस शांत समंदर में निकल जाते हैं। माहौल एकदम चिल था। सनसेट हो रहा है और नामी बड़ी शिद्दत से लूफी की उस फटी स्ट्रॉ हैट को नीडल से सिल रही थी। सब कुछ परफेक्ट और हैप्पी एंडिंग जैसा लग रहा था। पर पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती। जब लूफी और जोरो बाहर डेक पर मस्त सो रहे होते हैं, तब नामी चुपके से कैबिन के अंदर जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल चुके थे। वो एक छोटे से संदूक से अपना स्नेल फोन यानी देन मुशी निकालती है और किसी अनजान शख्स को कॉल मिलाती है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन और सीरियस टोन थी जब वो फ़ोन पर उस अनजान आदमी से कहती है, मुझे नक्शा मिल गया है। और वहीं पर यह कहानी एक भयानक क्लिफहैंगर पर रुक जाती है। आखिर नामी किसके लिए काम कर रही है? क्या वो सच में इनकी दोस्त बनी थी या ये सब उसके एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा था? ये तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा।